जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पे स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं खरीदा फारूकी हूं, मेरे साथ यहां पर मेरे कॉलीग्स भी मौजूद हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन को ओपन करने से पहले अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने सब पूरी कौम के दिलों को बड़ा अफसरदा कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में पाक फौज की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की एक टीम जो कि अमन व अमान की जिम्मेदारी को संभालने पर मामूर थी, उनकी एक गाड़ी एक मोड़ काटते हुए, वादी नीलम का इलाका है लसवा, मोड़ काटते हुए ये गाड़ी जो है गहरी खाई में जा गिरी है, जिससे 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं जबकि 4 जवान जो हैं वो जख्मी हैं। ये बड़ी दिल गिरफ्ता खबर है, बड़ी अफसरदा कर देने वाली खबर है, क्योंकि पाक फौज के जवान चाहे वो सरहदों पर मामूर हों, चाहे मुल्क और कौम में कभी भी कहीं पर भी उनकी ज़रूरत पड़े तो वो कभी भी इस पे इनकार नहीं करते और हमेशा सबसे आगे बढ़ के अपने फ़राइज़ को अंजाम करने के लिए, और ख़ास तौर पे आज आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में आप लोगों की, आम लोगों की, अवाम की जानों को महफूज रखने के लिए ये पाक फौज के जवान वहाँ पर तैनात थे। और उसी सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जा रहे थे। गाड़ी गहरी खाई में गिरी है, 4 जवान शहीद हैं। जो शोहदा हैं उनके लिए पूरी कौम की तरफ से दुआ है, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनके बुलंद दर्जात करे, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह उनको जल्द सेहत याब करे। एक ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, पूरी कौम के दिल जो है वो अफसरदा हो गए हैं। आज सवेरे से जो अमन अमान की सूरत हाल रही आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में, जिसमें 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जाँ बहक हुए और 10-20 कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। तो ये बड़ा अफसोसनाक आगाज़ भी बड़ा अफसोसनाक हुआ था, अंजाम भी बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन इसी अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए पाक फौज के जवानों ने भी अपनी शहादत का नजराना जो पेश किया है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे पाक फौज के जो फर्शनास जवान हैं और तमाम ऑफिसर्स, तमाम अहलकार, सब पे पूरी कौम कुर्बान है, पूरी कौम का सबको सलाम है। इसी के साथ ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। और आप जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में आज पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है अब से 2 घंटे पहले, और इस वक्त रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। अभी तक कोई भी हतमी और सरकारी नतीजा तो नहीं आया, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। उसके मुताबिक जो अब तक 15 सीटों के रिजल्ट्स आए हैं ये गैर हतमी गैर सरकारी हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, सेकंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेल कर रही है, और थर्ड पे PMLN ट्रेल कर रही है। तो इस वक्त तक का जो ट्रेंड, जो प्रोजेक्शन देखने में आ रही है वो एग्जैक्टली वही है कि जो एक्सपेक्टेड था। ट्रांसमिशन को ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, बताया था आपको कि ना सिर्फ पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारे रिपोर्टर्स का, कॉरेस्पॉन्डेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बल्कि पाकिस्तान का बेहतरीन तज्जिया और तबसरा भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इन 2 घंटों में जनाब हमारा साथ देंगे और आप तक आगाही पहुंचाएंगे, आपको बाखबर रखेंगे अपने तज्जियों और तबसरों से। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, न्यूज़ 1 के डायरेक्टर न्यूज़ हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम विद तारिक महमूद। हाफिज तारिक महमूद साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ अभी इस घंटे में ज्वाइन किया है हमारे एक और बड़े ज़बरदस्त कॉलीग हैं, अली मुमताज़ साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं न्यूज़ 1 पे राइट एंगल। एंड वंस अगेन आई वेलकम माय 2 कॉलीग्स हियर इन इस्लामाबाद स्टूडियोज। शाहिद मेतला साहब माजरत के साथ प्रोग्राम करते हैं न्यूज़ 1 पे, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, एंड वहीद हुसैन साहब अपना प्रोग्राम करते हैं न्यूज़ 1 पे बयानिया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। हाफिज तारिक महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका आई वुड लाइक टू हैव यू वर्ड। ये जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पाक फौज की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है। पाक फौज हम देखते हैं कि ना सिर्फ सरहदों पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे होते हैं हाफिज तारिक साहब, बल्कि इस तरह की ड्यूटीज़ जहाँ पे उनको कॉल अपॉन किया जाता है वहाँ पर भी अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कोई शक नहीं है, वो आपको पता है कि सैलाब हो, तूफान हो, शहर में कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई और हादसा वाक़या हो जाए तो पूरी कौम की भी तवक्कुआत होती है। इधर तो कोई जंगल में खो जाए तो भी लोग कहते हैं कि फौजियों को बुलाओ, वो ढूंढ के देंगे। तो पोजीशन तो ये है। अच्छी बात ये हुई है कि आज जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर वो डिस्टेंस पे रहे, पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज तैनात नहीं थी,
पोलिंग स्टेशन के बाहर भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ है कि वो कंट्रोवर्सी जो भी क्रिएट हुई है वो पॉलिटिकल पार्टीज की अपने दरमियान हुई है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इल्जामात हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, फौज को डिस्टेंस पे रखा है, ये अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए। क्योंकि आप बुलाते हैं उनको क्योंकि आप में कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, और फिर बुलाने के बाद जो है वो सारा मलबा उनके ऊपर गिरा देते हैं कि जी इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आप अपने पैर मजबूत कर लें, सही बात है। आप उनको दूर रखें अपने चीजों से, उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम दयानतदारी के साथ करें, उनको मौका ना दें, क्योंकि मौका किसी को भी मिलता है तो वो छोड़ता नहीं है, तो वो भी नहीं छोड़ते हैं मौका जब उनको मिलता है। तो लिहाजा आप मौका दे ही नहीं, एक स्पेस ना छोड़ें जो वो ऑक्यूपाई करे। जो रिजल्ट की बात आपने गरीदा की, मैं थोड़ी सी इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं जो नाजरीन के लिए भी बड़ी सूदमंद होगी। 3 हलके ऐसे हैं जो महाजरीन की नशिस्तें पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है उनके ऊपर। LA 41 जो लाहौर की सीट थी, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवान मोहिउद्दीन साहब जो है वो कामयाब हो गए हैं। LA 45 जो खैबर पख्तूनख्वा की एक ही सीट थी जहां वहीद साहब गए भी थे और बात भी करके आए थे, वहां अब्दुल माजिद खान साहब जो है वो कामयाब हो गए हैं। LA 43 रावलपिंडी की जो सीट है, जावेद भट्ट साहब जो कि अवामी मुस्लिम लीग के थे लेकिन टिकट जो है उन्होंने PTI का लिया, शेख रशीद साहब ने कैंपेन चलाई, तो ये 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट, आप बोलिए, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी सॉरी, चौथी एक सीट जो है वो LA 6 भिम्बर की है, जहां चौधरी अली शान सोनी साहब जो है वो वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुके हैं और वो सीट भी PTI की तरफ चली गई है। इम्पोर्टेंट बात ये LA 14 धीरकोट सरदार अतीक साहब जो है वो फैसला कुन बरतरी हासिल कर चुके हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा सरदार अतीक साहब जो है वो जो है अब वो कामयाबी की जानिब हैं, वो जीत जाएंगे। इंटरेस्टिंग जो मुकाबला है वो चल रहा है बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी सईद के दरमियान, और बैरिस्टर सुल्तान बड़ा नेक टू नेक चल रहा है वहां पे, बहुत नेक टू नेक चल रहा है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैरिस्टर सुल्तान पीछे हैं, चौधरी सईद साहब आगे हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब अपनी सीट जो है वो काफी हद तक सिक्योर कर चुके हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे लगता है कि बाकी जो दूसरी सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास साहब जीत जाएंगे। लेकिन जो तीसरी सीट है वहां पे बड़ा अपसेट हो सकता है, क्योंकि सरदार कमर और सरदार मीर अकबर के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हो रहा है और वहां अपसेट हो सकता है कि सरदार कमर जो है वो जीत जाए, कोई अचंभे की बात नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच हाफिज, लीड भी है उनकी। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच हाफिज तारिक साहब। और ये इस ट्रांसमिशन की, न्यूज़ 1 की ट्रांसमिशन की खूबसूरती ये है कि आपको ना सिर्फ यहाँ पे तज्जिए मिलेंगे, तबसरे मिलेंगे, बल्कि साथ साथ आपको जो है ना रिजल्ट अपडेट्स भी सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और जो 3 हल्के बता रहे थे मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के, उसमें से KP वाला तो खैर रिटेन करना ही था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन पंजाब और पिंडी वाला नून लीग का था और यहाँ पाकिस्तान से वो सीटें हासिल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि नून लीग के पास थी साबिका, वो बड़ी एक अच्छी फीट है। दैट इज अ गुड थिंग। अली मुमताज साहब आपकी तरफ आऊंगी, शाहिद मेहता साहब एंड वहीद हुसैन साहब, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं ट्रांसमिशन, तो जो न्यू हमारे पास इस वक्त कॉलीग्स आए हैं। अली मुमताज साहब, एक तो सबसे पहले प्लीज गिव अस योर वर्ड अबाउट जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है पाक फौज की गाड़ी को, और उसके बाद जो आज सारा दिन आजाद कश्मीर के इलेक्शन में सियासी और इंतखाबी तौर पर हुआ है, और इस वक्त जो प्रोजेक्शन नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही है ज्यादा अक्सरियती सीटों पर, उसके बारे में तबसरा कीजिएगा अली मुमताज साहब। जी, सबसे पहले तो जैसे कि आपने पाक फौज का ये वाकया है कि जिसमें 4 फौजी जवान हमारे शहीद हुए हैं, 4 जख्मी हैं, अल्लाह ताला जो जख्मी हैं उनको सेहत दे और जो अब इस दुनिया में नहीं अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और पाक फौज की बहुत सी कुर्बानियां हैं और पाक फौज की कुर्बानियां सरहदों पर हैं, दहशतगर्दी के महाज पर हैं। फिर उसके अलावा जैसे कि भी हाफिज तारिक साहब भी कह रहे थे कि कोई भी मामला कहीं पर हो जाए तो वहां पर पाक फौज को फौरी तौर पर बुला लिया जाता है, चाहे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो, चाहे सैलाब हो, जलजला हो या कोई और ऐसी कोई मुश्किल हो, तो पाक फौज पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अनफॉर्चुनेटली रिसेंट टाइम्स में सन 2018 से लेकर अब तक पाक फौज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है, जो कि नामुनासिब रहा है। और जो आज तरीक़ाकार रहा है जहां क्विक रिस्पांस फोर्स पाक फौज की पोलिंग स्टेशन से फासले पर थी, इसका कल की हमारी ट्रांसमिशन में सरदार गजनफर साहब ने, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये बता भी दिया था, वाजे कर दिया था कि वो 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पर पाक फौज मौजूद होगी कि अगर कहीं पर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो पाक फौज को फौरी तौर पर कॉल किया जा सकता है कि वो आकर अपनी खिदमात वहां पर फराहम करें। दूसरी तरफ जहां आज हमने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर आपस में झगड़े हुए, फायरिंग भी हुई, डंडे भी चले,
یہ ناخوشگوار واقعات انیکسپیکٹڈلی ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں ایسا اے جے کے الیکشنز میں نہیں ہوتا، اور جو جس طرح کی الیکشن کیمپین چلائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے، اس میں یہ فیل آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جو ورکرز کارکنان ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کے درمیان کچھ ایسا معاملہ ہو جائے، کیونکہ جب پولنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ سینٹیمنٹس، آپ کے جذبات جو ہیں وہ عروج پر ہوتے ہیں، تو کہیں پر کچھ بھی بات ہو تو وہ پھر ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ جو ریزلٹس ہیں اب تک کے وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں، اور آج میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جب یہ واقعے کی بات ہوئی کہ جی اس طرح سے ڈنڈا چلا یا فائرنگ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی ایک جاں بحق ہوا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی دیکھیں ایڈمنسٹریشن تو وہاں پر اے جی کے میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، تو پی ایم ایل این کے وہاں پر ایڈمنسٹریشن، یہ کنٹرول ان کے پاس ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب میں یہ کہا کہ جی دیکھیے الیکشنز تو الیکشن کمیشن کرا رہا ہے۔ یہی اگر سوال پوچھا جاتا رانا ثناء اللہ صاحب سے جب ڈسکا کے الیکشن ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کہنا تھا کہ جی دیکھیں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایڈمنسٹریشن ہے تو اس طرح کا واقعہ ہو گیا۔ تو اب سٹانس یہ ہے کہ جب وہاں پر ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، لیکن آن دا ہول اگر دیکھا جائے تو الیکشنز اچھے سے کنڈکٹ ہوئے ہیں، یہ الیکشن کا حصہ ہے، لیکن جو یہ دھاندلی والی آواز ہے، جو یہ الزام ہے، کیونکہ اگر آپ صبح سے لے کر اب تک دیکھ لیں، جب سے پولنگ شروع ہوئی تھی شام 5 بجے تک اور اب بھی، تو پی ایم ایل این کی طرف سے خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھنا، حفاظت کرنا، پیرا دینا، دھند نہ آ جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، ووٹ چوری نہ ہو جائے۔ تو وہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا الیکشن سے پہلے بھی اور پھر الیکشن کے بعد بھی، اور کل ایک وہ جیپ بھی دکھائی گئی، ایک سزوکی دکھائی گئی، وین تھی جس میں پاک فوج کے جوان اترے ہیں، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہے۔ تو وہ رینٹڈ گاڑیاں ہیں جو لی جاتی ہیں پہنچانے کے لیے سٹاف کو بھی اور پھر اس طرح دیگر عملے کو بھی۔ تو یہ ایک جو انوائرمنٹ کریٹ کی گئی کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دھاندلی ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور ایک آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، انہوں نے ایک بیان بھی ایسا دیا جس کی بعد میں انہوں نے خیر بعد میں تردید بھی کی، انہوں نے وضاحت کی بلکہ اس کی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ تو وہ سب بھی اس الیکشن پروسیس کا حصہ ہے، اور اس میں بھی وہ شروع اسی بات سے ہوئے تھے کہ جی اگر ہمارے یہاں پہ پولنگ کیمپس اکھاڑ دیے جائیں گے، اگر ہمیں یہاں پر پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے، یہ ان کی وضاحت تھی۔ تو یہ الیکشن کا حصہ ہے، الیکٹرل پروسیس کا حصہ ہے، لیکن جو بات اب تک ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ ڈسکا کے الیکشن ہو یا 2018 کے الیکشنز ہوں یا اب بھی جو بائی الیکشنز ہونے ہیں، کہ الیکٹرل ریفارمز کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اور کوئی ہمارا چارہ نہیں ہے۔ علی ممتاز الیکٹرل ریفارمز پہ تفصیل سے آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سارے پارٹیسپینٹ سے ون آن سوال کر لوں، اس کے بعد پھر ٹرانسمیشن اوپن ہے، کوئی بھی کہیں پر بھی اپنا گفتگو کا انپٹ دے سکتا ہے۔ وحید حسین صاحب کیا کہیں گے آپ ایک تو آج کے افسوس؟ جی بالکل، فیملیز کے ساتھ ہماری جو ہے تعزیت جو ہے ہم کرتے ہیں، پاک فوج کے جو جوان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر آئی تھنک کہ آپ نے بھی اور میرے باقی کلیگ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ بارڈرز کے اوپر ہو یا انٹرنلی جب بھی کوئی اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان ایڈ ٹو دا سول ایڈمنسٹریشن، ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ جا کے وہاں پہ اپنا ایک رول جو ہے اس کو ادا کرتی ہیں۔ اب یہ جو پالیٹکس آف وائلنس ہم نے جو دیکھا ہے کشمیر کے اندر، اس پہ علی نے بھی بات کی ہے کہ یہ جو ایک صبح بھی ہم بات کر رہے تھے دن میں وین وی ور ڈسکسنگ الیکشن، کہ ایک جو انوائرمنٹ کریٹ کی گئی پورے اس کیمپین کے دوران، اگر آپ پچھلے 4 ویکس کو اگر آپ دیکھیں، اسپیچز جس قسم کا ماحول تھا، تو وہ ورکرز جو تھے وہ بہت زیادہ چارج ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں یہ موب ہے، موب کو کنٹرول کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ جب اس لیول کے اوپر جا کے کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بالکل لوور لیول پہ جو ورکرز ہوتے ہیں، اور جب لیڈرز اس کو انکریج کر رہے ہیں ایگزیکٹلی، تو پھر وہ ذرا یہی بات ہم کر رہے تھے، آپ نے ہاؤ وی ہیو ٹو اوائڈ وائلنس آف پالیٹکس آف وائلنس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آگے دیکھیں 23 کا الیکشنز ہوں گے، وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ جو بھی ڈسکا میں جو دیکھا اور آج آپ نے ریپلیکا اس کا اے جے کے میں دیکھا، ایگزیکٹلی، تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس کتنے ٹولز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے، دیٹس another، اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے دیکھیں پولیس کو یوز کرنا ہے، آرم فورسز کو یوز کرنا ہے، جو بھی اویلیبل سورسز ہوں گے گورنمنٹ کے ان کو یوز کرنا ہے ٹو کرٹیل دا وائلنس۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ جو ریزلٹ آ چکے ہیں، جیسے پنڈی والا جو ہے ریزلٹ جو آیا ہے جاوید بھٹ والا، جاوید بھٹ صاحب کو جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی فل، کیونکہ
मुझे मौका मिला वहां पे जाके, मैंने प्रोग्राम भी किया था, तो वहां से एक वाइब मिल रही थी कि शेख रशीद साहब, चूंकि वहां पे कश्मीरी काफी ज्यादा उनकी तादाद है उस हल्के के अंदर, तो वो शेख रशीद साहब को वैसे भी वो बहुत ज्यादा जो है उनके वोटर भी हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो वो लग रहा था कि वो सीट जो है वो जीत जाएंगे। ये जो 54 माजिद वोटों से जीते हैं वहीद साहब, 54 वोटों से 740 वर्सेस 720। एग्जैक्टली बहुत क्लोज। लेकिन हाफिज साहब ये पूरे आजाद कश्मीर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लीड का मार्जिन कम ज्यादा नहीं होगा। और जो माजिद साहब वाली सीट है, माजिद साहब जो थे वो तकरीबन 15 साल से वहां पे यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, तो वो सीट भी वो काफी अरसे से जीतते आ रहे थे, और 2016 में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, तो वो उन्होंने ये सीट जो है वो जीत ली। आगे चल के फिर इस पे बात भी ठीक है। शाहिद साहब आपका मैं इस पे जरूर कमेंट लेना चाहूंगी। एक तो आज जो हादसा हुआ है और फिर उसके बाद ओपन कीजिए अपनी तबसरे को। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ये बात सच है कि पाक फौज की मुल्क को, कौम को जब भी ज़रूरत पड़ती है, पाक फौज इज़ ऑलवेज देयर। और एक चीज़ पे मैं और भी बात करना चाहूँगा, बिलाशुबा ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दिल गिरफ्ता है, बड़ा पेन है, और स्पेशली उन फैमिलीज़ के बारे में सोचें जिनके 4 जवान शहीद हुए हैं, तो दिल और भी ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाता है। इनकैपेसिटी भी है सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की कि आज तक वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें, या बाकी दूसरे मामलात में भी हर जगह ही आर्मी को ही बुलाया जाता है, कोई रिलीफ की सरगर्मी है उसमें भी आर्मी को इन्वॉल्व किया जाता है, और भी बाकी भी मामलात में। तो ये इनकैपेसिटी को जो ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। ये इनकॉम्पिटेंस कब तक चलेगी? और फिर आप जब अपनी स्पेस खुद छोड़ते हैं, जब खुद आप अहल नहीं होते, तो फिर आपको गिला भी नहीं करना चाहिए कि जी हमारी स्पेस इंक्रोच हो गई है। भाई आप सादी सी एक्टिविटी भी नहीं कंडक्ट कर सकते, हालांकि इतने इदारे हैं, वसाइल हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इदारों को बिल्कुल सारे इदारों को उनको अपनी मजबूत करने की जरूरत है, और ये उन्होंने खुद करना है। और अभी देखिए ना, मतलब 5300 एजेके की अपने पुलिस फोर्स इस्लामाबाद से इतनी नफरी भिजवाई गई, पंजाब के 40,000 के करीब, पंजाब के अनफॉर्चुनेटली गरीदा बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू द पुलिस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी वजह से जो लोगों का एतमाद और एतबार जो है ना वो उठ चुका है। अच्छा शाहिद साहब, बिल्कुल ऐसा ही प्रोजेक्शन की बात कर लें, फिर हाफिज साहब की तरफ जाऊंगी। इस वक्त जो प्रोजेक्शन नजर आ रही है, एक्सपेक्टेड है प्रोजेक्शन तो गरीदा आपकी अभी तक ठीक नजर आ रही है, जो 20 वाला आपने फिगर दिया 18-20 वाली। हाँ, और मैंने जो 15 से 16 आपने 16.5 भी देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आप देखिए कि पीटीआई को अभी तक, जैसे हाफिज तारिक साहब ने भी बता दिया है कि 45 पे वो अब्दुल मजीद साहब या अब्दुल माजिद जीत गए हैं, 43 पर जावेद भट्ट, 774 वोट इन्होंने लिए। हाँ, और एलए जो 40 है उस पे आमिर गफार हैं, ये भी पीटीआई के, वो भी जीत चुके हैं। भरत आमिर अब्दुल गफार लोन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, ये सिंध की सीट, पीपल्स पार्टी के, सॉरी जी पीपल्स पार्टी के, ये जीत चुके हैं अभी तक। ये 3 जो, बल्कि ये एक LA 35 है गुजरांवाला की सीट, ये मुस्लिम लीग नून जीत रही है। अभी तक 11,448 वोट उन्होंने हासिल कर लिए हैं, तो मुमकिन तौर पर ये सीट उनकी जानिब से जीत ली जाएगी। गुजरांवाला से आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, सियासत से हटके। ओलंपिक्स में तलहा तालिब ने जो कारनामा अंजाम दिया, 4th पोजीशन, चंद किलो से वो गोल्ड मेडल हासिल करने में पीछे। जी एग्जैक्टली हाफिज तारिक साहब, बल्कि 1 पॉइंट उनका कम था, ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता, 1 पॉइंट उनका कम था, 1 पॉइंट कम था, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के लिए इतना फख्र का मकाम है कि हम लोग, हमारी सारी तवज्जो, सारे रिसोर्सेज सिर्फ क्रिकेट की तरफ होते हैं, एंड 0 रिसोर्सेज के साथ ये बच्चा, ये माशाल्लाह, ये क्रेडिट है। गुजरांवाला में पहले भी इस तरह के क्रेडिट्स आते रहे हैं। ये हम सबकी पहलवानों का शहर है, वेट लिफ्टिंग का शहर है। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है का बड़ा हाफिज साहब, हाफिज साहब, वैसे मेतला साहब ने भी पिछले 2 माह में बड़ी कोशिश की किसी तरीके से ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर ले, वो हमने नाकाम बना दिए। मेतला साहब, आपने कौन सी कैटेगरी में, कौन सी स्पोर्ट? क्योंकि इन्होंने यहाँ इलेक्शन कवर करने, मुझे होटलिंग बड़ी करवाते हैं हाफिज तारिक साहब, तो मैं वेट रिड्यूस कर रहा, लेकिन मैं ऐसा आदमी, आपने वेट लिफ्टिंग में जाना था, वेरी कमिटेड पर्सन, लेकिन आप बस ये 14 kg वेट, कोच आप जा सकते थे, कोच की कमी थी ताकि ये ज्यादा वेट उठा सके।
इसलिए लूज किया। लेकिन अली मुमताज साहब, आप क्रेडिट दीजिए, इनकी हाफिज तारिक साहब की इंस्टिगेशन के बावजूद, इनकी ब्राइब के बावजूद ये मसलसल ग्रीड देते रहे, डिफरेंट मजे मजे के रेस्टोरेंट्स पे लेकर जाते रहे, उसके बावजूद मैंने 14 केजी ओवर ईटिंग की वहां पे कोई ओवर ईटिंग का कोई खेल नहीं है। बात ओवर ईटिंग ओलंपिक्स में फिलहाल शामिल नहीं किया गया, या डाइटिंग फिलहाल शामिल नहीं किया गया ओलंपिक्स में, अगले साल शामिल करवाते हैं और शायद मेतला साहब को डाइटिंग कंपटीशन में वहां भेजते हैं। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। उसके बाद मैंने हाफिज तारिक साहब से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना है। अली मुमताज साहब मौजूद हैं, वहीद हुसैन साहब, शाहिद मेतला साहब। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। न्यूज़ 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन एजे के इलेक्शंस जारी। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज तारिक साहब, शाहिद मेतला साहब, अली मुमताज साहब एंड वहीद हुसैन साहब। हाफिज साहब, आपसे मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना था। शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि 9:30 पे आजाद कश्मीर में वजीर आजम की इमरान खान की हुकूमत का ऐलान कर दूंगा। 9:30 पे शेख साहब ने तो हुकूमत बना दी है, 9:30 पे हुकूमत बना देंगे वो। इस वक्त तक रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कम अज कम कहीं कोई तातुल नहीं आया, कोई ब्रेक नहीं आया। कहीं खुदा ना खास्ता आरटीएस बैठ तो नहीं जाएगा 9 बजे के बाद ऑनवर्ड्स, कोई हमें दोबारा तो नहीं रिपीट टेलीकास्ट नजर आएगा? तारिक साहब, मुझे नहीं लगता। और शेख रशीद साहब वैसे पेशन गोइयों के माहिर हैं, आपको पता है, वो करते रहते हैं, फिर बाद में कह देते हैं मैंने तो कहा था नहीं हो। लेकिन ये उनकी पेशगोई कामयाब हो जाएगी। 9:30 उन्होंने अंदाजा इस वजह से लगाया होगा कि उनको ये है कि कम से कम ये जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं इसके रिजल्ट आ जाएंगे, कुछ और रिजल्ट आ जाएंगे, कुछ पोजीशन क्लियर हो जाएंगी। तो 9:30 हो सकता है उनको, चूंकि आजकल आपको पता है दम दुरूद का दौर है, इल्मुल आदाद और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसी चीज पे चलती है। हो सकता है उन्होंने भी किसी से हिसाब लगवाया हो और हिसाब लगवा के उनको टाइम बताया गया हो कि 9:30 जो है वो जिस तरीके से 25 जुलाई फेवरेट डेट है लगवाएंगे। जब से कल से सरदार तनवीर इलियास साहब ने कह दिया कि आप इंतहाई नेक आदमी है, तो हम तो सारे हिसाब अब आपसे ही लगवाएंगे। हाँ जी, तो वो उन्होंने करवाएंगे। इल्मुल आदाद के हिसाब से शेख साहब ने किया। लेकिन यही है कि जो सूरत हाल लग रही है वो क्लैरिटी उनकी आ रही है। एक सीट और जो LA 39 है जेलम की, वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा सिद्दीक साहब जीत गए। जो पीपल्स पार्टी की कुछ सीटों के ऊपर पोजीशन जो है वो काफी क्लैरिटी आ रही है उसके ऊपर। जैसे चौधरी यासीन साहब की जो अपनी आबाई सीट है चढ़ोई की, जहां आज 2 अफराद जो है वो जाँ भाग भी हुए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो वो जो है वहां पे चौधरी यासीन साहब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी अपनी सीट है LA 12, वहां पे उनकी पोजीशन काफी मजबूत है, वो सीट जीतने की पोजीशन में है। चौधरी लतीफ अकबर साहब ने काफी लीड ली है, तो चौधरी लतीफ अकबर साहब भी सीट जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। तीसरा जावेद इकबाल बढ़ानी साहब जो हैं वो भी कोटली से जगह से इलेक्शन लड़ रहे, तो तीसरी वो सीट है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है। चौथी आमिर अब्दुल गफ्फार लोन साहब जीत चुके हैं। फिर जो चौधरी मजीद साहब के साहबजादे हैं कासिम मजीद साहब, वो भी जो है वो काफी उनकी सूरत हाल बेहतर है। और इसी तरीके से सरदार कमर साहब का मैंने कहा आपको कि जो बाग में है, तो पीपल्स पार्टी भी जो है वो साइजेबल पोजीशन में होगी। ऐसा नहीं है कि वो 2-3। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो शायद वो भी कोई 8 सीटों के इर्द गिर्द, 8-9 सीटों के इर्द गिर्द वो 8-9 मौजूद होंगे। 11-12 से 12 PMLN कितनी लेने जा रही है हाफिज साहब? जी क्या कहते? PMLN कितनी सीटें लेने जा रही है? मेहता साहब, जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो महाजरीन की नशिस्तों पे है, क्योंकि अंदाजा ये था कि महाजरीन की नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो थोड़ा सा, चूंकि वो पंजाब की सीटें उसमें ज्यादा है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि लाहौर की सीट PTI जीती है, इसी तरीके से रावलपिंडी की सीट जीती है, कुछ और सीटें ऐसी हैं जैसे LA 36 है, वहां पे भी PTI की सपोर्ट है। तो अगर PTI ने यहाँ पे ज्यादा मार्जिन ले लिया और मुस्लिम लीग नून यहाँ पे 2-3 सीटों से ज्यादा हासिल नहीं कर सकी, तो PTI की ओवरऑल सीटें भी बढ़ जाएंगी और मुस्लिम लीग नून की सीटें जो है वो कम होंगी। लेकिन अगर यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ सीटें ले जाती है, शायद 4 से 5 सीटें, तो फिर इसका एज मिलेगा उनको टोटल नंबर्स के ऊपर। लेकिन मुकाबला यह है कि दूसरे और तीसरे नंबर पे किसने आना है, मुस्लिम लीग नून ने आना है या पीपल्स पार्टी ने आना है। पहला नंबर तय हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
وہ پہلے نمبر پر ہوگی اور حکومت بنائے گی. سو علی ممتاز صاحب، نیا پاکستان کے بعد اب نیا کشمیر تو بننے جا رہا ہے. 25 جولائی 2018 کو بنا نیا پاکستان اور 25 جولائی 2021 کو بنے گا اب نیا کشمیر. لیکن یہ نیا کشمیر عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے؟ کیونکہ ان کو پہلی بار کشمیر میں گورنمنٹ مل رہی ہوگی. خیبر پختونخوا میں جس طرح پہلی بار ان کو حکومت ملی، اب تک ان کے ڈیلیوری، ان کے پرفارمنس، ان کے گورننس پہ سوالات. وفاق میں ملی گورننس کے سوالات. آزاد کشمیر میں ان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے؟ نیا کشمیر میں کپتان کے لیے چیلنجز. جی، نئے کشمیر میں جو چیلنجز ہیں اس میں بڑا ہی آسان ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے کشمیر میں بھی اب لوگوں کو یہی کہنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وکٹری سپیچ کا یا وکٹری ٹویٹ کا یہ حصہ ہو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو کہ یہاں پر سب سے انہوں نے کہا 3 سال. تو وہاں پر بھی اب لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے. لیکن سوچ میں یہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو مہاجرین کی جو سیٹس تھیں وہاں پر اگر پی ٹی آئی کو ووٹ مل رہا ہے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس وہاں سے کامیاب ہو رہے ہیں، اس میں لوگوں کینڈیڈیٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جہاں پر مہنگائی ہے یا جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی بے روزگاری ہے، جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت نالائق ہے، آٹا مہنگا، دالیں مہنگی، گھی مہنگا، چینی مہنگی، سب مہنگا، اس کے باوجود اگر کینڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے جیت جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک حوصلہ افزا معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک نئی ہوپ ہے، ایک مورال بوسٹ ہوگا کہ جہاں پر وہ ڈسکا کے الیکشن ہار گئے، جہاں پر وہ وزیر آباد کا ہار گئے، جہاں پر وہ نوشہرہ کا ہار گئے، جہاں پر وہ اور بھی ضمنی انتخابات میں ہارے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے ایک نئی کرن ہے یہ، اور امید کی نئی کرن ہے کہ ابھی بھی ہمارا ووٹر ہم پر اعتماد کر رہا ہے، ہمیں موقع دے رہا ہے، اور وہاں پر بھی جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو نبھانا ہوگا. لیکن وہی چیلنج وہاں پر بھی ہے. جب ہم نے کل گفتگو کی سردار عتیق صاحب سے، علی ممتاز صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی، یہ جو آپ مہاجرین مقیم پاکستان کی بات کر رہے ہیں سیٹوں کی، ان کا ٹرینڈ ہمیشہ سے 2006 سے لے کے 2006 میں مسلم کانفرنس کے بعد گئی تھی، 11 میں پیپلز پارٹی کے پاس گئی تھیں، 16 میں نون لیگ کے پاس، ان کی وہی ٹرینڈ رہتا ہے کہ جو اے جے کے اوورآل اے جے کے کی 33 سیٹوں کا ٹرینڈ. تو یہ کوئی تحریک انصاف نے بہت بڑا کوئی تیر نہیں مارا ہوگا اگر وہ یہاں سے لے رہی ہے مہاجرین کی سیٹیں، یہ اے جے کے کا ٹرینڈ ہے. سو کیا یہ جسٹیفائی ہوگا اس کو کہنا کہ جی آپ نے پاکستان کا ضمنی الیکشن ہارا؟ جی اس میں دیکھیں ٹرینڈز کی جہاں تک بات ہے تو ٹرینڈ میں تو یہ بھی ہے کہ جب بائی الیکشن ہوتے ہیں تو جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے، وہ بھی ٹرینڈ کا حصہ ہے. لیکن وہاں پر وہ اگینسٹ دا ٹرینڈ گیا. یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہار سکتے تھے باوجود اس کے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نے یہاں پر کامیابی حاصل اگر کریں گے اور منتخب ہو جاتے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی میں چلے جاتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک فیکٹر ضرور ہے نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، اور نیریٹوز کا ہی کھیل چل رہا ہے. چونکہ جو ایم ایل ایز بنتے ہیں انہوں نے فنڈ لینے ہوتے ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے فنڈ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے نہیں لینے. ایم ایل اے جو اٹھ کے جائیں گے کراچی سے یا پنڈی سے یا کہیں پہ رسیوی، وہ فنڈ لیں گے اسلام آباد کی حکومت سے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے نا جو بھی وہاں سے کینڈیڈیٹ بن کے جاتا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے بائی الیکشن میں، تو جو حکومت کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ اپنے ووٹرز کو یہ کہتا ہے، حلقے میں یہی کہتا ہے کیمپین کے دوران کہ دیکھیے ہماری حکومت ہے، ہمیں فنڈز ملیں گے. اور عوام کے بھی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی حکومت ہے تو فنڈز ان کو ملیں گے. لیکن اس کے باوجود ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے حلقوں میں ہاری ہے. جب میں نے بھی اب آپ نے پوچھا کہ وہاں پر کیا ہوگا تو اس میں ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کل ہم نے سردار عتیق صاحب سے جب گفتگو کی تھی، یا ہم نے جب راجہ فاروق حیدر صاحب سے گفتگو کی، تو ان کی گفتگو میں میچورٹی تھی. پتہ چل رہا تھا، سنائی دے رہا تھا کہ دیو بن پرائم منسٹرز اور انہوں نے حکومت کی ہے، اسٹیٹمنٹ شپ ہے. وہ چیز اب پاکستان تحریک انصاف وہاں پر کیسے کیری فارورڈ کرے گی؟ راجہ فاروق حیدر صاحب تو کل فرما رہے تھے کہ جی یہ تو ان کا عجیب ہی معاملہ ہے، ہنسی آتی ہے، مسخرے ہیں. تو وہاں پر حکومت کرنے کا تجربہ نہیں ہے. وہاں پر نیا کیا سے کیا ہوگا، نیا کشمیر ہوگا اور نئے معاملات ہوں گے. علی بھائی وہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. کرسی ملے گی، سارے طریقے آ جائیں گے، سمجھانے والے بھی آ جائیں گے. یہ نزاکت ہمیں نہ وفاق میں نظر آئی، نہ کے پی کے میں نظر آئی، اور نہ عثمان بزدار میں نظر آئی. حافظ صاحب آپ نزاکتیں پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمیں ان 3 جگہوں پہ تو نزاکتیں ڈھونڈ کر بتائیں. نتھیا گلی میں پودا لگانے کے بعد تصویر جو کھچائی گئی تھی اس میں بھی نزاکت آپ کو کیا دکھائی دی یا نہیں؟ وہ آپ یہ نہیں، ہینڈسم تو ہیں علی، ہینڈسم تو ہیں.
चलें अब ये चूंकि किसी मर्द के बारे में खातून की राय है, लिहाजा हम चारों लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, साथ उनका एक पेट डॉग भी था, वो भी खूबसूरत था। he was also quite handsome ये गरीदा के इरादे बैन quite होने gorgeous। के, ये बैन करवाएंगी हमें भी। अच्छा चलिए टॉपिक मोड़ते हैं। अच्छा जी, इरशाद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्ट साहब के पास जाते हैं जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बाग से और सरदार अतीक के हल्के की हमें अपडेट देंगे। इरशाद, क्या इस वक्त सिचुएशन है, आप बाग के हल्कों का जरा बताइएगा और खासतौर पर सरदार तनवीर इलियास का भी, सरदार अतीक का भी, बाकी सारे हल्कों का भी बताइएगा। जी, अगर हम बात करें वस्ती बाग की तरह जो वस्ती बाग का है हमारा पोलिंग स्टेशन में है ना, 70 पोलिंग स्टेशन अभी तक जो गैर नताइज हमें मौसूल हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनके वोट है 9,449 और दूसरे नंबर पर वहाँ पर पाकिस्तान आवाज क्लियर नहीं है। इरशाद की आवाज क्लियर नहीं है। इरशाद, आपको दोबारा हम रिंग कर लेते हैं, दोबारा आपसे अपडेट ले लेते हैं। वही साहब ने रिजल्ट बताया, ये 70 पोलिंग स्टेशन के, मेरे पास जो है वो LA-15 के 100 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार तनवीर इलियास 15,000 वोट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियाउल कमर 9,500 वोट, तीसरे नंबर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस राजा यासीन 5,500 वोट और चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास 2,000 वोट। ये है स्टेटस है। तो इसका Thank मतलब you, सरदार thank you, तनवीर हाफिज साहब, thank you, हाफिज साहब। चूंकि ये लीड कवर करना बड़ा मुश्किल है हाफिज साहब। जी बिल्कुल, मैंने 6,000 आपसे वोटों पहले की कहा कि लीड। दोनों सीटें क्लियर हो चुकी हैं, सरदार अतीक साहब और सरदार तनवीर इलियास साहब। बाकी 3 सीटें, 3 में से ये 2 सीटें क्लियर हो चुकी हैं। वाज़े बरतरी है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई अपसेट होगा, ये दोनों उम्मीदवार कामयाब होंगे। बैरिस्टर सुल्तान चौधरी की सीट का मुझे इंतजार है क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोहम्मद सईद, अगर हम मीरपुर से किसी को ले सकें। जी हाफिज साहब। जी, बैरिस्टर सुल्तान चौधरी वाली जो बैरिस्टर सुल्तान साहब वाली जो सीट है, उस पे 50 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं। मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद साहब 5,248 वोट और तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान साहब 4,662 वोट। तो कोई ज्यादा जो है यहाँ पर भी बड़ा कांटे का चल रहा है मुकाबला, कोई ज्यादा फर्क नहीं है वोटों का। वहीद साहब सॉरी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक ले लें। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक जी। न्यूज़ 1 की स्पेशल ट्रांसमिशन हमारे पास जारी है एंड विल कम बैक एंड यू कम बैक टू अस एज वेल। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। मैं हूं गरीदा फारूकी और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज तारिक साहब, अली मुमताज साहब, वहीद हुसैन साहब और शाहिद मेतला साहब। कुछ नए रिजल्ट्स आए हैं, हाफिज तारिक साहब की तरफ चलेंगे। हाफिज साहब, कहां के जरा नए रिजल्ट्स आए हैं? और जो एक खबर आ रही है कि इमरान खान का जो आबाई हल्का है वहां से पीटीआई ने एक भी वोट हासिल नहीं किया अभी तक, जो काउंटिंग वहां चल रही है मुस्तकिल। खान साहब के आबाई हल्के से आपके पास कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं? ये एक तो LA-39 है जो कि जेलम का इलाका है, जहां से राजा सिद्दीक साहब जो है वो जीत गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। दूसरा LA-44 है, ये कहलाता रावलपिंडी है लेकिन ज्यादातर वोटर इसके मरी के हैं। तो ये जो LA-44 जो मरी है, यहाँ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहमद रजा कादरी साहब हैं वो जीत गए। तो अब अगर वो करें तो ये अगर 6 सीटें बनती हैं तो 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी LA-41 लाहौर, LA-43 रावलपिंडी और LA-45 KPK, ये तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। 2 सीटें इसमें से ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है, 1 सीट ऐसी है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमिर अब्दुल गफ्फार लोन जीते हैं। बाकी जैसे LA-36 है, हामिद रजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको एज हासिल है लेकिन अभी रिजल्ट जो है वो फाइनल नहीं हुआ। ठीक, तो अच्छा मेरे पास सख्त मुकाबला हो रहा है।
जबरदस्त। और मेरे पास जो इस वक्त आ रही है, जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है 45 सीटों का मुकम्मल, तो तहरीक इंसाफ 21 नशिस्तों पर फिलहाल आगे है, पीपल्स पार्टी 7 पे ट्रेल कर रही है, उसके पीछे पीछे हाफ का डिफरेंस है इस वक्त तक, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग इस वक्त 2-2 सीटों पे है, तो मतलब हल्का फुल्का कहीं फर्क है, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बढ़तरी इस वक्त मौजूद है। अली मुमताज साहब जी, दोबारा कहिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है अली मुमताज साहब? जी 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 कहिए। मैंने कहा कि जिस वक्त जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो वाज़ेह लीड सामने आती हुई नजर आ रही है। अब इस्लामाबाद में विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सिर्फ 2 साल रह गए हैं, तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली कश्मीर में आ सकती है इमरान खान साहब के अंडर, या बस वहां पे चल चलाओ स्टेटस को चलता नजर आएगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन 2 सालों में, और ये वो 2 साल हैं कि जब विफाक में उनके कहने के मुताबिक उन्होंने 3 साल का तजुर्बा कर लिया है, जो खामियां थी बकौल उनके कि वो काफी हद तक उन पर काबू पा चुके हैं, और अब वो डेवलपमेंट फेज में हैं। और ये जो भी बजट अनाउंस हुआ था उसमें भी ये कहा गया था कि ये वो रिलीफ बजट है जो कि पहले नहीं अनाउंस कर पा रहे थे, लेकिन अब अवाम को रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक दिया जाएगा। अब 2 साल जो एजेके के हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पाकिस्तान में जो 3 साल हैं हुकूमत के, उसके तजुर्बे से फायदा उठाते हुए जो भी प्लान है उसको वहां पर अमलन ऑन ग्राउंड करके दिखाना होगा, ताकि अगले इलेक्शंस के लिए, जिन इलेक्शंस में जब अब दोबारा जाएंगे 2023 में, तो देखना यह है कि वहां पर किस तरह से रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और अपने हक में किस तरह जो है वो पूरी सूरत हाल को बदलते हैं। तो एजेके में अपने फंड्स का जो, अगर हुकूमत भी पीटीआई की वफाक में, एजेके में भी है, तो वो फंड्स का जो एक इशू था कि जी फंड्स नहीं मिलते या जितने फंड्स मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते, वो फंड्स देकर वहां पर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, और साथ में जो किए गए वादे हैं उनको निभाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अब तक 3 सालों में सबसे ज्यादा तनकीद की जाती रही वो यही कहा जाता रहा है कि मकानात का आपने ऐलान किया, आपने मुलाजमतों का ऐलान किया, आपने दीगर और बहुत से ऐसे ऐलानात किए थे, वो ऐलानात आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन में एजेके में यह भी कहा कि जो उनका सेहत कार्ड है, जो यहां पर पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि कामयाबी से उन्होंने उसको लेके कंटिन्यू किया है, वही वहां पर भी आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन जब वहां होगी तो वहां पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं, मुस्तहिकीन हैं, उनको वहां पर इस कार्ड की सहूलत से भी, इस प्रोडक्ट की सहूलत से भी उनको वहां पर फायदा मिलेगा। अच्छा, एक तो 2-3 चीजों में, वही साहब आपसे मेरा सवाल होगा, 2-3 चीजों में नून लीग की हुकूमत ने अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों के दौरान कश्मीर में। एक तो डेवलपमेंट वर्क्स उन्होंने काफी करवाए, सड़कों की तामीर काफी उन्होंने की, तालीम और सेहत के मामलात को उन्होंने इंप्रूव किया, और नवाज शरीफ साहब ने 3 गुना बजट बढ़ा दिया आजाद कश्मीर का 2016 के बाद से। अब जो इस वक्त चैलेंजेस हैं एग्जिस्टिंग कश्मीरियों के लिए, एक तो बड़ी तादाद कश्मीरियों की, चूंकि मेरा खुद ताल्लुक वहां से है, सेटल्ड है बाहर के मुल्कों में, खासतौर पर बरतानिया और यूरोप में, उनको इतना मसला नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए रोजगार सबसे बड़ा रोजगार की फराहमी का इस वक्त, और जो नाराजगी भी इस वक्त कश्मीरियों की राजा फारूक हैदर से है, वो रोजगार की फराहमी नंबर 1। नंबर 2 के अक्सर हल्के जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास वाक़े हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे शोहदा को, जख्मियों को कंपेंसेशन मिलती नहीं है, अनाउंसमेंट तो होती है, कंपेंसेशन नहीं मिलती। तीसरा, वो कहते हैं इस वक्त तो सीज फायर है, लेकिन वो कहते हैं जी गोलाबारी होती है भारत की तरफ से, तो बंकर्स हमें अभी तक नहीं बना के दिए गए। और चौथा, पिछले 5 साल में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स नहीं हुए, तो वही रोजगार का मसला। तो इन चैलेंजेस से वही साहब आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट निमट सकती है, रोजगार दे सकते हैं कश्मीरियों को? देखिए, अभी तो आई थिंक वी आर डायरेक्टली डिस्कसिंग द पोस्ट सिनेरियो ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस, वही साहब अब आप खुल के बोल सकते हैं, आप 3 से 5 में बड़ा सेफ। देखिए, एक तो ये है, अभी वाज़ेह ट्रेंड वाज़ेह है, एक तो ये है कि पूरी इस कैंपेन के अंदर जो डेवलपमेंट का एजेंडा था वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज की स्पीचेस के अंदर नजर नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली। दूसरी बात यह है कि अगर पीएमएलएन ने इतना ही काम किया है तो फिर उनको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, फिर वो दे शुड हैव स्वीप्ड द इलेक्शन टुडे। नहीं, वो कश्मीर का ट्रेंड है ना, वो विफाक के साथ जाते हैं। मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि डेवलपमेंट के ऊपर किस हद तक पीपल्स पार्टी की 5 साल गवर्नमेंट रही, नून लीग की रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से डेवलपमेंट करनी चाहिए, अभी भी देखें, आज हम दिन को यही बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन का सिस्टम वहां पे ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है। अगर सड़कों का जाल पे बिछा दिया है उन्होंने, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहां पे अच्छा लोगों काम की किया है उन्होंने सड़कों का, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, तो वहां अब आपने एक सवाल किया था कि व्हाट आर द चैलेंजेस। शुरू में मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन का चैलेंज एक बहुत बड़ा होगा। प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन किसको करते हैं, वो जिस तरह से सरदार तनवीर जो है वो अपने आप को मतलब ही बिलीव्स सुल्तान जीतते हैं कि नहीं जीतते, एग्जैक्टली।
پھر اس کے بعد گورنمنٹ فارمیشن کے اندر کتنی سیٹیں یہ لے کر چلتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے ٹائم بینگ. جی ہاں, کہ وہ کس طرح سے ان کے اوپر وہ کر لیتے ہیں, ایک کولیشن گورنمنٹ کس طرح سے فارم کرتے ہیں. دوسرا یہ جو مہنگائی کا سارا پروسیس ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ مہنگائی وغیرہ کے اوپر قابو پا لے گی پی ٹی آئی جو ہے. اور اگلے 2 سال کا جو ٹائم ہے ان کے پاس, 24 ماہ ہے ان کے پاس اے جے کے اندر, وہ کس حد تک جا کے وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں. خاص کر یہ جو جابس کی آپ نے بات کی, یہ بہت بڑا چیلنج وہاں پہ نہیں, یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت بڑا چیلنج ہے. ریزیڈینشیل جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, پاکستان میں تو 50 کروڑ نوکریاں دینی تھیں یا 1 کروڑ دینی تھیں, 1 کروڑ نوکریاں, 50 کروڑ تو ہماری آبادی بھی نہیں ہے, 50 لاکھ گھر تھے معذرت کے ساتھ, لیکن وہ ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. اور جو صورتحال چل رہی ہے, مہنگائی مزید بڑھے گی. آپ پیٹرولیم کی پرائسز دیکھ لیں کہاں پہنچ چکی ہیں, اور 700 ارب روپے اگر آپ نے جنریٹ کرنے ہیں تو وہ کہاں سے کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے انرجی سیکٹر کی پرائسز کو بڑھانا ہے. تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ آگے چل کے کس حد تک 23 کے الیکشنز کو جو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس دفعہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ اینٹی مودی, اینٹی بھارت, اینٹی ہندوستان, اینٹی انڈیا نیریٹو پہ ساری جماعتوں نے, یعنی انٹرنیشنل ایجنڈا زیادہ آپ کو دکھائی دے رہا تھا, ڈومیسٹک ایجنڈا جو ہے وہ آپ کو اس سے دکھائی نہیں دے رہا. دیٹس ٹرو. تو اسی بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے شاہد میتلا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اور حافظ صاحب یہ سوال میں آپ سے بھی کروں گی, اب اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے, جو کہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے, وحید حسین صاحب تو گھبرا رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں کہ گورنمنٹ بنانے گھبرانا نہیں ہے وحید صاحب. عمران خان is going to tell the Kashmiri people as well. کشمیر کا سفیر بن کے اب وہاں پہ حکومت لے کے کشمیر کا سفیر بن سکیں گے عمران خان صاحب؟ ویری فرینکلی غریدہ, میری اوپینین بہت ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کشمیر کے لیے کچھ خاص نہیں کیا. یو این کی سپیچ ہے, ایک اچھی سپیچ تھی, اس کو سارے اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. بیکاز میں فورن افیئرس کو بڑے عرصے سے کور کر رہا ہوں, ہمارے پاس بڑے سارے آپشنز موجود تھے, ہم اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز بھیج سکتے تھے, خود وزیر اعظم عمران خان صاحب مختلف کیپٹلز کا وزٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. ادروائز بھی ریچ آؤٹ کیا جا سکتا تھا, ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں تھیں ان کو کیا جا سکتا تھا, یو این کو کیا جا سکتا تھا. There were so many options which could have been exploited, but انہوں نے کوئی بھی اس میں سے اب تو گورنمنٹ ان کے پاس آ جائے گی تو اب تو پریشر ان پہ زیادہ بڑھ جائے گا نا. آپ جب پاکستان کی گورنمنٹ ہے, پاکستان کی گورنمنٹ ریپریزنٹ کرتی ہے اے جے کے کی گورنمنٹ کو, وہ ایک طرح سے پیریفری ہے, تو اس لیے تو ایک طرح سے پروینس ہے وہ, تو اس لیے ہمیشہ سے پاکستانی مقدمہ لڑتا آ رہا ہے نا 73 ایئرس سے. تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. جو چیلنجز کی بات کی ہے آپ نے, چیلنجز دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے نوکریوں کی بات آپ نے کر دی, بنکرز کی بات کر دی, شہداء کو معاوضہ نہیں دیا جاتا. ابھی پچھلے 8-10 سال سے لوگ ہیں جو شہید ہوتے ہیں, ان کے معاوضے نہیں ملے ہیں. تو کشمیریوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی کہ 5 سال انہوں نے راجہ فاروق حیدر صاحب نے گزار دیے, لیکن وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے. اچھا, سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے پی ٹی آئی کی نئی گورنمنٹ کے لیے. مہنگائی کو بہت زیادہ لوگ سینسیٹائز کرتے ہیں. میں نے خود بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی, سینکڑوں لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا مہنگائی ہمارا بہت بڑا ایشو. پھر گورننس کا ایشو آپ مت بھولیے کہ کل سردار عتیق صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ سارے امیچور ہیں اور سارے اناڑی ہیں, انیپٹ ہیں. اچھا, جب انیپٹ ہوں گے تو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے نا. آپس میں پھر اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے. اچھا, فار ایگزامپل اگر یہ میجورٹی لے لیتے ہیں, جو کہ ابھی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, میجورٹی لینے کے بعد ان کے پاس 4 پی ایم کے کینڈیڈیٹس ہیں اتحادیوں کو نکال کے. سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, بیرسٹر سلطان محمود بننا چاہتے ہیں, اور خواجہ فاروق احمد جو کہ مظفر آباد کے LA29 سے کینڈیڈیٹ ہے, وہ بھی اسپائرنٹ ہیں کہ وزیر اعظم بنے. تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں ان کو. پھر انہوں نے کولیشن گورنمنٹ اگر بنانی ہے, جو کہ بنانی ہے, پری ڈیسائیڈڈ ہے, اس میں ان کے ساتھ بڑے سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں ان کے پاس ایبسلوٹ میجورٹی تھی, لیکن ادھر بھی آپس میں ٹگ آف وار تھی پار کے لیے. لیگ پولنگ تھی, 8 سالوں میں ڈیلیورنس نہیں, 8 سالوں میں BRT نہیں چل پا رہی ہے, 8 سالوں میں ایک BRT نہیں چل پا رہی. وہ چلتی کم ہے, جلتی زیادہ ہے. وہ چلتی کم ہے, جلتی زیادہ ہے. پھر سردار عثمان بزدار صاحب لا کے بٹھا دیے, وسیم اکرم پلس, ٹھیک ہے, ہاں, تو چودھری برادران ان
उनकी टांगे So you खींचते may रहे, expect उनकी Shahid चा- साहब another जी। Usman Buzdar साहब in AJ के. नहीं, देयर Okay, कुड बी, मुझे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पुट अप करना था, आपने जवाब मुकम्मल कर लिया, मैं हाफिज तारिक साहब की तरफ जा सकता हूं। हाँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि कैसे जिन लोगों ने वोट दिया है, अगर दिया है तो उनकी उम्मीदों पे कैसे पूरा उतरना है। 3 सालों में तो इमरान खान साहब ने गुर्बत यहाँ इस्लामाबाद में या मरकज में, विफाक में, पाकिस्तान में तो खत्म नहीं की है, तो उन्होंने वहां पे आजाद कश्मीर में शाहिद दावा साहब मैं किया सिर्फ कि मैं गुर्बत खत्म कर एक दूंगा। जुमला ऐसा ऐड करूंगा, इस्लामाबाद फिर में तो खलीदा नहीं हुआ, साहिबा जो है विफाक वो में जा नहीं रही हैं हुआ। तारिक साहब की तरफ। आप ये समझ लें कि जिस शख्स की 1 लाख रुपए इनकम थी, आज महंगाई की वजह से उसकी इनकम जो है वो 60,000 रह गई है। 50,000 कहें, Because Devalue because हो गया ना, because the बल्कि purchasing power of your That's rupee has gone down. बावजूद और इसके कि उसके गवर्नमेंट बावजूद- कहती है कि परचेजिंग पावर बढ़ गई है, नहीं, लेकिन और आप यहाँ पे- परचेजिंग पावर उस वक्त बढ़ती है जब जीडीपी आपकी ग्रो कर रही हो। जीडीपी तो डाउनवर्ड पाकिस्तान में तो मसला ये हो गया ना, अमीर 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 जी, तर होता जी, जा रहा है, जी। गरीब गरीब तर, और मिडिल और क्लास माफिया पिसती जा का रही है। कंट्रोल देखें That's ना, true, that's true. गरीदा के हर हाफिज साहब- सेक्टर में हर जगह पे माफिया बैठा हुआ। लेकिन सवाल फिर ये भी exploit पैदा कर होता है रहा ना मेतला साहब जी। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर वहां पर इन सब के बावजूद वोट क्यों मिल रहा है? क्यों वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को वोट देखिए, दिया जा रहा है? इसको तो हमने Narrative बड़ा की तो बात डिस्कस है, करके शायद इमरान वो तो खान trend साहब होता है। मुख्तलिफ वजूहात हैं, Honest है। ब्रादरिज्म है, नई पार्टी नहीं, है। मेरी बात सुने ना, इस पे हम बहुत लंबी डिबेट कर सकते हैं। मैं हाफिज तारिक साहब की इजाजत से ऑन एयर भी ये डिबेट कर लूंगा और किसी और वक्त भी हम डिबेट कर लेंगे। ऑनेस्टी वाली बात नहीं है। देखिए, सिस्टम ही नहीं एक चीज को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको सिस्टम ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है ना कि सिस्टम के साथ आप लड़ सकें या सिस्टम को चैलेंज अच्छा, करके मुझे आप हाफिज पार साहब में की आ तरफ जाने सकें। दें, मुझे हाफिज साहब की That तरफ जाने is की not इजाजत दें, possibility in आपको Pakistan इंटरप्ट करने at की least. माजरत। हाफिज तारिक साहब, कोई नई अपडेट है आपके पास, क्योंकि आपके पास बड़े जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हाफिज साहब सवाल भी ले लें, और आपके नजदीक इमरान खान की जो हुकूमत बन रही है, नया कश्मीर में, नए कश्मीर में क्या नए चैलेंजेस हो सकते हैं खान साहब के लिए? हाफिज तारिक साहब। देखिए गरीदा, एक तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल राठौर साहब जी, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं LS-17 से। फैसल मुमताज राठौर साहब जो हैं, इनकी जो अब लीड है वो काफी ज्यादा हो गई है। ये 12,154 वोट हैं इनके 64 पोलिंग स्टेशंस में, और इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट है नून लीग के, उनके 4,302 वोट है, तो 8,000 की इन्होंने लीड ले लिया। तो काफी ये बड़ी एक लीड बड़ा है। सेटिस्फेक्टरी पोजीशन है बहुत बड़ी। जो कुछ है। दूसरी जो एक और इम्पोर्टेंट है वो LA-18 पूंछ 1, जहाँ पे नून लीग के चौधरी यासीन गुलशन साहब जो है वो काफी मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन वहां पे अभी तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं सामने, उसमें सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको लीड हासिल है। तो ये चीजें हैं जो नजर आ रही हैं। और एक और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं जावेद अयूब साहब, उनके जो नंबर्स हैं वो भी खासे मुनासिब हैं, और वहां से भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इस सीट के ऊपर भी काफी बेहतर। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पीपल्स पार्टी ने खासा टफ टाइम दिया है और वो कंपटीशन पे गए। सरदार याकूब साहब, आप जो आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सदर रहे हैं, उनकी पोजीशन जो है वो अपने हलके के अंदर खासी वीक है। लग ये रहा है कि सरदार याकूब साहब शायद अपनी सीट जो है वो न जीत सके। ओके, अब ऐसा वैसे वो 2 सीटों से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों सीटों की बात कर रहे हैं। हालात तो उनके ऐसे ही हैं मेतला साहब। अच्छा, और ये तो बता अब- और हाफिज साहब ये फरमा दें कि अब गवर्नमेंट तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोजेक्शन चल रही है, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा, बावजूद इसके कि वो ट्रेल कर रही है, जी, सेकंड पे अच्छी फाइट पुट अप कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं खान साहब के लिए नए कश्मीर में? खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वो खुद ही है, क्योंकि वो चैलेंज जो है वो देते हैं, वो खुद अपना एक बार सेट करते हैं, फिर लोग उनको उसी बार के ऊपर परखते हैं। तो उन्होंने नए पाकिस्तान का नारा लगाया था, तो लोग उनको पुराना पाकिस्तान और नए पाकिस्तान का कंपैरिजन बताते हैं। अब उन्होंने नए कश्मीर का नारा कुछ लगाया है, दरख्त तो लोग लगेंगे उन्हें ना पुराने AJK में अब। कश्मीर अली और कुछ कह रहे हैं? नए कश्मीर, वो कह रहे हैं दरख्त लगेंगे और कुछ हो नहीं होगा। जरूरत भी है वैसे। अच्छी बात है।
वी अप्रिशिएट। वैसे मैं इंटरेस्टिंग मुझे जो है ना इस बार कश्मीर के इलेक्शन में जो चीज लगी है वो ये है कि कश्मीर के इलेक्शन में यही होता था कि यार जिसकी हुकूमत है वो जीत जाएगा, लेकिन दोनों पार्टीज ने जो अपोजिशन के उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इतनी भरपूर कैंपेन चलाई है कि 22 सीटों के ऊपर अभी तक ये प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। दूसरा हाफिज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें ये जो शायद मतला साहब सुबह से सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इन जो रिजल्ट्स अभी तक आ रहे हैं, माजरत के साथ शायद साहब, रिजल्ट अभी तक जो आ रहे हैं उससे लगता यह है कि फिर फेयरनेस जो है इलेक्शंस की और जो धांधली की बात ये अपोजिशन की जो बातें करती रही हैं, वहां पे आपको ये चीज भी एक डाई डाउन होती हुई नजर आएगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये मौका मिला है कि दे शुड कैंपेन और वो अपनी परफॉर्मेंस से जीत कर दिखाएं। अच्छा सॉरी, 25 जुलाई 2018 को भी ये हुआ था। वही सर जो धांधली होनी थी, हाफिज तारिक साहब, जो धांधली होनी थी वो 24 जुलाई तक हो गई, 25 जुलाई को कोई धांधली नहीं होनी। 25 जुलाई 2018 को भी जो है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कहीं से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। आरटीएस भी उसके बाद ही बैठा था, 10 बजे बैठा था, असल काम शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे आरटीएस नहीं बैठेगा, यहाँ आरटीएस नहीं बैठेगा, यहाँ किसी पार्टी ने ये कंप्लेंट नहीं की। हाफिज साहब कल रात को भी तो बिल्ली थैले से बाहर आई ना, बिल्ली आपके इर्द गिर्द ही कहीं घूम रही होगी। अली नहीं, वो चूहा था, वो चूहा था जिसकी अली मुमताज साहब बात कर रहे थे, वो बिल्ली नहीं थी। तो चैलेंज गरीदा जो आपने कहा 2-3 बातें। नंबर एक बात, इमरान खान साहब ने जो रेफरेंडम वाली बात की है, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी, आपके चैलेंजेस को मैं तफसील से सुनना चाहती हूँ। एक चीज के लिए आपने कहा जी 25 जुलाई को 2018 को जो धांधली हुई थी वो एक दिन पहले हो गई थी, लेकिन असल काम शुरू हुआ फिर 25 जुलाई को रात 8 बजे के बाद, और अभी भी रात के 8 बज गए हैं तो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दिया है कि रिजल्ट रोक दिए गए हैं। ये वही सवाल था जो मैं आपसे कर रही थी कि आरटीएस तो नहीं बैठेगा, रिजल्ट रोके तो नहीं जाएंगे, तो असल काम शुरू होता है रात 8 बजे के बाद। हाफिज तारिक साहब, मुझे लगता नहीं है। ये देखें वो उस दिन तो जो कुछ हुआ था, यहाँ पे आजाद कश्मीर इलेक्शन में जो चीज हुई है ना, इलेक्शन मैनेजमेंट हुई है। इलेक्टेबल्स को पीटीआई में शामिल करवाया गया, बिरादरियों से राब्ते किए गए, डेवलपमेंट स्कीमों के वादे किए गए, उम्मीदवारों से कहा गया कि आपको अकोमोडेट कर देंगे, ये सब कुछ हुआ है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले पीपल्स पार्टी ने भी किया जब उनकी हुकूमत थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किया, ये उनकी हुकूमत थी। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो पाकिस्तान ने आज के इलेक्शन के ऊपर किसी किस्म की कोई ये उंगली नहीं उठी। मैंने कहा 2 प्रॉब्लम्स आए, इंतखाबी फहरिस्तों के में बेकायदगी, लोगों का वोट एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर डालना, बाज जगह के ऊपर पोलिंग मटेरियल का ना पहुंचना, ये 2 चीजें जरूर हुई हैं। लेकिन तारिक साहब आपने तो वो देखा होगा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेरी रहमान ने की, फिर राजा परवेज अशरफ ने जो बयान दिया, फिर राना सनाउल्लाह, फिर मरियम का जो है वो ट्वीट था कि जी धुंध और अंधेरे पर नजर रखें। सो ये चीजें जो है ये तो मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाई ना पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा हाफिज साहब, मुझे चैलेंजेस बता दीजिए पार्टी का जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी एक तरफ, और इस इलेक्शन कमीशन कैंपेन की जो इंचार्ज थी फरियाल तालपुर साहिबा वो एक तरफ थी। पूरे 1 महीने के दौरान मैंने देखा है कि जिस तरीके से सुबह दोपहर शाम उन्होंने लीड किया है पीपल्स पार्टी की कैंपेन को, एक एक चीज के ऊपर नजर रख के, वो कहीं आपको मंजर पे नजर नहीं आई है कि वो कहीं वो फरियाल तालपुर साहिबा सिवाय 1-2 एक्टिविटीज के, लेकिन पूरी पार्टी की आप देखेंगे बिलावल भुट्टो साहब ये 1 हफ्ते के लिए बाहर चले गए थे, बहुत बड़ा नुकसान था पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे वक्त पे। लेकिन फरियाल तालपुर साहिबा ने बहुत ही भरपूर और बड़ी मेहनत के साथ कैंपेन चलाई है, एक एक आदमी के साथ, एक एक उम्मीदवार के साथ वो रास्ते में रहे। जो गरीदा ने चैलेंज की बात की है, मैं इससे पहले कि ब्रेक आपने लेना हो, एक बात यह है कि जो रेफरेंडम की बात इमरान खान साहब ने की है वो एक ऐसा उन्होंने शोषा छोड़ा है कि जो अब उसको जाके उनको कंपनसेट करना पड़ेगा चीजें पूरी। जो उन्होंने वादे किए हैं कि अब उनकी मरकज में हुकूमत है, उन्हें कश्मीरी अवाम को उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा यह है कि कश्मीर कॉज का चैलेंज, कश्मीर कॉज जो है एक ऐसी जगह के ऊपर आके खड़ा हुआ है जहां पे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी आजाद कश्मीर की हुकूमत के साथ। मरकज में पीटीआई की हुकूमत है, कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत होगी, अब सारी रिस्पांसिबिलिटी इमरान खान साहब पर और पीटीआई पर है। सवाल मैं शाहिद मेतला साहब से भी कर रही थी कि अब प्रेशर भी बढ़ेगा, उसको कितना आगे लेके प्रेशर भी डबल पड़ेगा, और जो इल्जामात हैं क्योंकि पहले ही अपोजिशन कहती है कि जी कश्मीर का सौदा कर लिया, तो ये बयानिया मजीद सख्त होकर पड़ेगा। के साथ सब अपने कोलीग से कुछ नहीं होने वाला। खत्म करें ट्रांसमिशन। ये मैं वही साहब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के दिन करीब आएंगे,
آپ یہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ ریوارڈ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. آپ یہ یاد رکھیے گا یہ بات. لوگ یہ کہیں گے کشمیر کاز کو اگر کمپرومائز ہوا, کوئی پتہ نہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت 5 سال پورے نہ کرے اور یہ جو ہے وہ حکومت وائنڈ اپ کرنی پڑ جائے. علی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں بریک لوں گی. جی, حافظ صاحب نے جو کہا کہ کشمیر کاز پر اگر کمپرومائز ہوا, کشمیر کاز پہ تو خیر کمپرومائز نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اس حد تک بھی مطلب اگر جو غلطیاں کرتی چلی آ رہی ہے, اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتی کہ کشمیر کاز پہ کمپرومائز ہو. لیکن وحید حسین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہونے والا کچھ نہیں ہے, صرف یہ کہ درخت وغیرہ لگیں گے اور جو اس طرح سے وعدے کیے گئے ہیں ہلکے پھلکے وہ وعدے بس پورے ہو جائیں گے. باقی خان صاحب کو فرق نہیں پڑے گا ان کی صحت پہ کہ وہاں پر حکومت پر علی بھائی ہاتھ جوڑ کے مہنگائی کم چوری ہو گیا, پڑے گا خان صاحب. بات پوری کرنے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. خان صاحب پر بالکل فرق نہیں پڑے گا. خان صاحب یہ بار بار صبح دوپہر شام یہی جو ہے وہ ہمیں گولی دیں گے, نئی پوڑی دیں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ جی مہنگائی ہمیں پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے, بس صرف یہی ہوگا. ہم سے کہیں گے کہ اس پوڑی کے ساتھ پانی پیجیے. خان صاحب جس طرح سے یہاں پہ چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں اسی طرح آزاد کشمیر میں نپٹیں گے. علی ممتاز یہ کہتے ہیں. وحید حسین نے صحیح کہا, ہونا کچھ نہیں ہے. وہ ہر سال ہمیں بتائیں گے کہ جی اگلا سال خوشحالی کا سال ہے. کشمیر کو بھی یہی کہیں کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. کشمیر کو بھی یہی کہیں گے اگلا سال خوشحالی کا سال ہے, گھبرانا نہیں ہے. پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ بھمبر سے راجہ زاہد حسین صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, بہت دیر سے ویٹ کر رہے تھے. پروڈیوسر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو راجہ زاہد حسین صاحب سے بھمبر کی اپڈیٹ لیتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب سے کچھ دیر پہلے چیف الیکشن آزاد کشمیر جو ہیں وہ ریزلٹس اناؤنس کر رہے تھے کہ جہاں کے کنفرم ریزلٹس آ گئے ہیں تو کم از کم اس حوالے سے اے جے کے الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ اچھا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ریزلٹس رکے نہیں ہیں اور جو ریزلٹس حتمی آ رہے ہیں وہ اس کا ساتھ ساتھ اعلان کر رہے ہیں تاکہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ریزلٹ سٹاپ کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو بالکل لاسٹ لیگ ہے, اس کے بعد 9 بجے کے بلٹن کا ٹائم ہو جائے گا. کوئکلی تمام پارٹیسپینٹس تمام کولیگز کے ساتھ میں سوال کروں گی, اسٹارٹنگ فرام یو وحید حسین. رزلٹ اور ایڈ کر لیں آپ, ایک رزلٹ اور ایڈ کر لیں. LA38 گجرات کی یہ جو سیٹ تھی یہاں ماجرین کی نشست, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اکبر ابراہیم صاحب کامیاب ہو گئے. تو یہ چوتھی سیٹ ہے, 4 سیٹیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو کم از کم 5-6 تک پی ٹی آئی کی پروجیکشن ہے, 5-6 تک آرام سے لے جائیں گے. سو دیٹ مینس کہ 18-20 تک آ جائے گی. الیکٹورل ریفارمز, دھاندلی کے الزامات, وحید حسین صاحب دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ پوری کیمپین کے اندر مریم صاحبہ یہ بات کرتی رہی ہیں اور کل سے آپ نے دیکھا ان کی ٹویٹس جتنی بھی آئی تھی, آج بھی سارا دن جو ہے PMLN اسی حوالے سے دھاندلی کا کور اپ دیتے رہے. دیکھیں نا, اگر آپ ہارتے ہیں تو کہیں گے جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی کے بھی جو شروع میں پہلے بھی یہ ہم نے بتایا تھا, اب یہ جو روش ہے آئی تھنک کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. جو ریفارمز کی آپ نے بات کی ہے, چونکہ ٹائم کم ہے, یہاں پہ بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کہ جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی ایک حتمی فیصلہ ان کو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. گورنمنٹ تو آلریڈی ان کو کہہ رہی ہے نا کہ آپ آئیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم بیٹھنے جاتے ہیں, ہمیں چھوڑنا آئی تھنک کہ یہ چیز جو ہے اب تھوڑا سا یہ جو اپنی ایگو ہے, اپنی پرائیڈ ہے, ان چیزوں کو چھوڑ کے, سیاست کو چھوڑ کے پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے اوپر, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اور آپ بتا دیں, آپ نے UN کو بلانا ہے کہ وہ آ کے میڈیٹ کروائے, نہیں, پاکستان کے اندر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا ہے. اور جو اسپیکر کو آپ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ان کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس کے اندر بیٹھنا چاہیے اور ریفارمز کے اوپر کام کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ الزام تراشی کریں. شاہد بیتلا صاحب کوئکلی, کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے تو میں علی ممتاز صاحب اور حافظ صاحب کا بھی جواب لینا چاہوں گی. دیکھیں, تو ہمارا ٹریڈیشنلی یہ پالیٹکس کا بہت بڑا ڈرا بیک رہا ہے کہ جو بھی پارٹی جو بھی امیدوار ہارتا ہے وہ یہی الزام لگاتا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. کلچر نہیں ہے ہمارا ایسا کہ ہم شکست کو تسلیم کر لیں, اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا نہیں, اس کا ایک اور بھی ایک اینگل ہے غریدہ جس کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے, اس کو ضرور ڈسکس کر کہ ہمارے ہاں 47 سے آن ورڈز انٹرونشن بہت زیادہ ہوتی رہی ہے, انسٹیٹیوشنل انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ کلچر بالکل ہی ختم ہو گیا کہ ہم شکست کو تسلیم کر لیں. ہم نے 2018 کے انتخابات بھی دیکھے کس طرح سے جیری مینڈرنگ ہوئی, کس طرح سے مینیپولیشن ہوئی, وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے.
वो भी एक सियासी एतबार से बहुत ही मेरा ख्याल है कि बहुत भयानक डेज कहा जा सकता है, तारीख दिन थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं बैठा जा सकता। अब शेख रशीद साहब की बात के लिए जी जी एक दो जो फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि अगर 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया कि अगर एक सीट भी पीटीआई जीत जाएगी तो फिर भी आजाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत ही बनेगी, पीटीआई ही हुकूमत। भाई उनसे पूछने वाला हो कि ऐसा क्या है, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि 45 में से एक सीट भी अगर आप ले जाएंगे तो आप ही हुकूमत बनाएंगे। तो इस तरह की जब आप बात करेंगे, हाँ इस तरह की बात करेंगे आप तो खुद चीजों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। फिर अब मरियम नवाज साहिबा ने, वैसे तो ये पिछले 3-4-5 घंटों से, जी मैं समाप्त कर रहा हूँ, 3-4 घंटों से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि कुछ जगह पर मामलात गड़बड़ हुए हैं, खराब हुए हैं। उसी की बेसिस पे नून लीग अब नैरेटिव बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी का अभी तक इस तरह का कोई क्लेम सामने नहीं आया। दरखास्तें इलेक्शन कमीशन, बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि रिजल्ट्स कराची में दी थी आज दिन को, हाँ उन्होंने कहा वो इरेगुलरिटी की बात की है, धांधली की बात नहीं की। अली मुमताज साहब, ट्रांसमिशन के बिल्कुल आगाज में आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला उठाया था, मैंने कहा था आगे तफसील से चल के बात करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, बैठ सकती हैं हुकूमत ऑपोजिशन? जी बिल्कुल क्विकली, एक तो ये कि जो मेतला साहब ने कहा कि बैठा नहीं जा सकता, लेकिन बैठना तो पड़ेगा। और जैसे कि वहीद हुसैन साहब ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी बनाकर ये मामला किया जा सकता है, इसको लेके चल सकते हैं। शेख रशीद साहब ने, जब मेतला साहब ने कहा कि जो उन्होंने कहा जी अगर एक भी सीट, हाँ एक भी टीम अगर सीट होगी तो हमारी हुकूमत होगी, इसलिए शायद उन्होंने कहा कि हम चलने नहीं देंगे, लिहाजा एक भी सीट हो तो हुकूमत तो हमारी होगी। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि तमाशा भी खत्म होना चाहिए। सन 2014 में हमने, सन 2013 में हमने देखा कि वहां पर इमरान खान साहब ने ये एहतजाज करना शुरू कर दिया। 2014 में उन्होंने पूरा मार्च किया और वहां पर फिर 125-26 दिन वहां पर इस्लामाबाद में उन्होंने कहा धांधली होगी। तो धांधली का तमाशा खत्म हो जाना चाहिए ताकि जो हारता है वो हार को तस्लीम करे। कल गजनफर साहब ने भी कहा, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनका ये कहना था कि जी देखें जो हारता है वो तो ये फिर कहना शुरू कर देता है कि जो हार को तस्लीम नहीं करता कि धांधली हुई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस दफा इलेक्शन से पहले ही, प्री इलेक्शन से इतना ज्यादा ये कहना शुरू कर दिया था कि अब लोगों के जहन में ये बात बैठ गया कि जी ये पहले से अपने जहन तैयार कर रहे हैं, अपने वोटर्स के भी, अपने सपोर्टर्स के भी, कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, इस वजह से हम हार रहे हैं, वरना हम हारने वाले नहीं थे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जाना वक्त की जरूरत है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या कोई और तरीकेकार हो, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये हमेशा इसी तरह की पंचायतों को हम भुगतते रहेंगे। ठीक है हाफिज तारिक साहब, आपसे मैं बिल्कुल एंड पे तफसील से जवाब देना चाहती थी, इसलिए आपके पास आई हूं। आप फरमाइए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, धांधली का मंत्रा ये 2023 तक चलता रहेगा? 2023 के इलेक्शंस भी खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, टचवुड, हमें कहीं इसी तरह से खूनी मार धाड़ के नजर आएंगे या बैठ सकते हैं तीनों बड़ी जमातें आपस में? नहीं, मुझे तो ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है, मुझे कोई फौरी तब्दीली नहीं नजर आती कि 2023 के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। वजह यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जुर्रत नहीं है, हर आदमी खौफजदा है। और फिर जो कुछ और फैक्टर हैं जो कि खौफजदा रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो फैक्टर जो है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में जाते हैं उसको वो उस वक्त वो टाइमिंग सूट कर रही होती है, वो कहते हैं कि ये चीजें ठीक हैं। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी अनफॉर्चुनेटली अगर फेयर प्ले होता तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, 19-20 होती, लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटों के ऊपर ये इलेक्टेबल जिस तरीके से लोगों को कुरान पे हलफ लेना ना पड़ता कि जनाब हम पार्टियां नहीं छोड़ेंगे, और फिर कुछ हलफ लेके वापस पलट जाते। ये सूरत हाल और ये कल्चर और फिर ये जो लोटाक्रेसी का कल्चर है, इलेक्टेबल्स का कल्चर है, मुझे लगता है वक्त जैसे जैसे गुजरेगा ये मिथ टूटेगी। बैठे बगैर गुजारा नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठना होगा, लेकिन वो उस वक्त कामयाब हो सकता है जब पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि नहीं, इसके अंदर अपनी जो मफाद है उसको एक तरफ रखें, एक ओवरऑल ऐसा सिनेरियो बनाएं जो जिसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर ऐसा माहौल होगा तो ही हम चीजें बढ़ सकते हैं, वरना धांधली, अब धांधली का लफ्ज जो है वो अपना असर खो चुका है, जिस तरह करप्शन का लफ्ज अपना असर खो चुका है, जिस तरह जो है वो मेरिट का लफ्ज अपना असर खो चुका है, जिस तरीके से शफाफियत का लफ्ज अपना असर खो चुका है, बिल्कुल उसी तरीके से धांधली का लफ्ज भी अपना असर खो चुका है। हर इलेक्शन खो चुका है। तब्दीली का लफ्ज जो है, ये राजा फारूक हैदर साहब का भी ट्वीट आया, वो भी कह रहे हैं कि रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे 8 बजे के बाद। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब जी लेकिन हम सब ने घबराना नहीं है, ये एक जुमला हमें हमेशा याद रखना है, घबराना नहीं है। हाफिज तारिक साहब,
نہیں یہ جملہ ہم یاد رکھیں نہ رکھیں، اب آزاد کشمیر والوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا حافظ صاحب کچھ میرے خیال جواب مکمل کرنا چاہیے۔ جو دوسری سیٹ ہے LS17 باغ والی سیٹ، وہاں پہ بھی سردار قمر صاحب کی جو اب لیڈ ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے، اور سردار قمر صاحب جو ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ان کو ایج حاصل ہو گیا، تو انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو پہلے کہہ رہے تھے کہ اپنی سیٹیں 5 6 7 ہوں گی، وہ ریٹین کریں گی، شاید ان کی سیٹیں بڑھتی ہوئی نظر بڑھ بھی جائیں۔ 13-14 تک کا اندازہ ہے، 13-14 کا اندازہ ہے۔ پروڈیوسر صاحب ٹائم ہے ہمارے پاس، کتنا ٹائم ہے؟ کوئکلی بتائیں جی، لاسٹ 1 منٹ ہے جی۔ چلیے مجھے کوئکلی بتا دیں، شاہد میتلا صاحب، وحید حسین صاحب، پھر میں علی ممتاز صاحب اور ان کے ساتھ 1 منٹ تو میتلا صاحب سانس لینے میں ہی نکال دیں گے، یہ تو اتنی دیر میں سٹارٹ ہوتے ہیں کہ اتنی دیر کے اندر جو ہے نا، اور پھر کہتے ہیں میں کنکلوڈ کرتے کرتے انہوں نے 4 منٹ لگا دینے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے، اور یہ پاور پالیٹکس کے اندر یہ سارا شاہد میتلا صاحب نے صبح سے یہ جو ساری اور یار کہہ رہے ہیں حافظ طارق صاحب آپ نے بات سن لی ہے؟ نہیں جی میں نے نہیں کھایا بالکل، لیکن یہ LA14 جو غربی باغ ہے، سردار عتیق احمد خان صاحب 18,112 ووٹ، مسلم کانفرنس، اور میجر ریٹائر لطیف خلیق پاکستان تحریک انصاف 9,186 ووٹ، تو مور دین ڈبل لیڈ ہے سردار عتیق صاحب کی۔ تو علی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لاسٹ میں بس یہی آخر میں کلوزنگ میں میتلا صاحب نے جو بھوک کی بات کی ہے، کئی مرتبہ کی ہے، وہ حافظ صاحب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب سمجھ جائیں بھوک ایک جان لیوا مرض ہے، اور میں صبح سے کچھ کھائے ہوئے بغیر بیٹھا ہوا ہوں۔ علی ممتاز کیمرے آف ہو جائے تو پھر میتلا صاحب سے پوچھے گا یہ کون سی بھوک کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کفایت شاری ہے، یہ عمران خان کی حکومت کی کفایت شاری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی وجہ سے بھوک غربت بڑھ رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری جہاں عمران خان صاحب پر عائد ہوتی ہے وہی حافظ طارق صاحب پہ بھی عائد جو ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے، جو کرتا دھرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا، جی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بردباری ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے، تو میری یہ ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر سے، اس گورنمنٹ سے، کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار رکھیں، رویہ رکھیں کہ ان کو بلائیں، ان کو بٹھائیں، اور ان چیزوں کو، معاملات کو طے کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی ایگو جو ہے آئی تھنک کہ اس کو بالاتر رکھ کے یہ سارے معاملات، اپوزیشن کو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو وحید صاحب نے سجیشن دی ہے، یہ سجیشن جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے انہوں نے بہت دفعہ دی ہے، انہوں نے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان ریزلٹ کے بعد عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، ایک بڑے اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی حیثیت سے ایسا اسٹیٹمنٹ دیں گے، ان کے لوگ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیں گے جس سے جو ہے وہ پولیٹیکل رفٹ بڑھے گی نہیں۔ ایک بردباری والی بات جو وحید صاحب نے کی ہے، کیونکہ کشمیر کوز کے لیے ضروری ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانسمیشن خواب میں کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانسمیشن خواب میں، خواب و خیال کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ خواہش پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور ہماری جو ہے نا وہ دلی خواہش یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اس طریقے سے میچورٹی کا بالکل ان کو ثبوت دینا چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ پاکستان کو اگر گرو کرنا ہے، پاکستان کو آگے جانا ہے، تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ 9 بجے کے بلیٹن کا ٹائم۔ علی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا میں کنکلوڈ کر دوں؟ جی آپ کنکلوڈ کر دیجیے، بیکاز رننگ شارٹ آف ٹائم، لیکن صرف اتنا ہی ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سیکھ کے خدا را کشمیریوں کے ساتھ وہ نہ کریں جو یہاں پر ہوا۔ تھینک یو ویری مچ حافظ طارق صاحب، علی ممتاز صاحب، شاہد میتلا صاحب، وحید حسین صاحب۔ بہت زبردست قسم کی ٹرانسمیشن رہی، لیکن یہ ٹرانسمیشن نیوز 1 کی اسپیشل آزاد جموں کشمیر الیکشن کے حوالے سے یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی۔ 10 بجے ایک بار پھر آپ کو اپنی بھوک کے ساتھ جوائن کریں گے شاہد میتلا صاحب۔ یہ ٹرانسمیشن چلتی رہے گی، امید ہے تب تک ان کو کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ سو مجھے اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین حافظ طارق صاحب، علی ممتاز صاحب، شاہد میتلا صاحب اینڈ وحید حسین صاحب۔ اور اب 9 بجے کا بلیٹن دیکھیے، اور 9:30 بجے شیخ رشید کا گورنمنٹ فارمیشن کا اعلان دیکھیے، اینڈ ویل سی یو ایٹ 10 o'clock۔ اللہ حافظ۔